कल मैच था बार्सिलोना का स्पेनियल के अगेंस्ट, यानी कि एक डर्बी मैच था जो कि हमारे होम स्टेडियम कैंप नो पे हुआ था। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है, कल के मैच ने हमने 4-1 गोल से जीता है, तो क्या इसको देखकर, इसको मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट भी हम ऐसे ही मैच जीतने वाले हैं एंड 2 गोल की जो लीड है एटलेटिको मैड्रिड के पास, वो हम हरा के एटलेटिको मैड्रिड को डोमिनेट करेंगे एंड सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगे। तो देखो गाइस, सबसे पहले बात तो ये है, कल के जो 4 गोल हमने किए वो देख के आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कल का मैच कैसा था। सबसे पहली बात, बिकॉज कल का मैच जो था वो बिल्कुल भी 4 गोल मारने जैसा था नहीं। आई नो फर्स्ट हाफ में हमने 2 गोल मार दिया। 9 मिनट में लमीन यमाल का ब्यूटीफुल एक क्रॉसेस आता है जो कि अराओ के सामने फेरान टोरेस था एंड अराओ के सपोर्ट में फेरान टोरेस जाके वो गोल बॉल में हेड करके लकीली, मैं कहूँगा लकीली, वो गोल कर देता है। बिकॉज फेरान टोरेस जब भी गोल करता है भाई, उसमें लक उसके साथ 100% रहता है, कभी कभी तो 200% तक रहता है। कल का गेम भी फेरान टोरेस का सेम ऐसा ही था। एंड उसके बाद इवेंचुअली 24 मिनट पे अगेन भाई फेरान टोरेस का गोल आता है एंड 24 मिनट पे फेरान टोरेस का जो गोल आता है उसमें बहुत सारे बंदे एक साथ जुड़ के गोल बनाया। सबसे पहले तो भाई कुबार्सी ने जैसे तैसे करके 50-50 चांसेस, 50-50 भी नहीं, मैं तो कहूँगा कि भाई 20% चांसेस था कुबार्सी का, वहाँ से बॉल विन करके देता है गावी के लिए। गावी जैसे तैसे करके हेड लगा के बॉल को पास करते हैं लमीन यमाल की तरफ एंड वहाँ से लमीन यमाल थ्रू हो जाता है। लमीन यमाल अपना जो त्रिविल्ला पास होता है, वो लुका मॉड्रिच टाइप का पास, वो पासिंग करता है एंड फेरान टोरेस को जस्ट एक टिप देना होता है गोलकीपर के सामने जाके एंड गोलकीपर उसको समझ नहीं पाते एंड यस वो गोल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ओपन गोल में उसको 2 गोल परोस के दिया गया लमीन यमाल के द्वारा। एंड यस, ये दोनों ही जो गोल था वो कहीं ना कहीं आप लकी गोल कह सकते हो फेरान टोरेस के लिए। मैं फेरान टोरेस का कुछ छीन नहीं रहा हूँ, कल का गेम फेरान टोरेस का बढ़िया था भाई, उसका रन इन बिहाइंड बहुत बेहतरीन था, उसका पोजीशनिंग सही लगा फेरान टोरेस का। लेकिन एक चीज़ जो मुझे फेरान टोरेस का कल सही नहीं लगा वो है भाई अगेन उसका फास्ट टच। फेरान टोरेस का फास्ट टच पिछले दिनों की तरह कल भी इतना घटिया था, इतना बद से बदतर था कि आप देख लेना लायक नहीं रहता। दूसरी तरफ अगर हम बात करें 37 मिनट में अगेन भाई जेरार्ड मार्टिन हमारे इंज्योर हो जाता है। हमारे प्लेयर्स तो ऐसे ही भाई इंजरी से जूझ रहे हैं एंड 37 मिनट में अगेन भाई जेरार्ड मार्टिन इंज्योर हो जाता है। हालांकि भाई हाफ टाइम तक वो खेलता है, हाफ टाइम के बाद उसे उठाया लिया जाता है एंड उसके जगह पे कसाडो को नमाया जाता है, यानी कि एरिक गार्सिया जो कि डिफेंसिव मिडफील्ड खेल रहे थे वो सेंटर बैक आ जाता है एंड कसाडो आ जाता है आपका मिडफील्ड में। अब जेरार्ड मार्टिन का इंजरी लॉन्ग टर्म में भाई बिल्कुल भी नहीं हुआ है। कल थोड़ा सा पेन हुआ था उसको जिसके चलते प्रिकॉशन के चलते उसको उठा लिया गया, लेकिन एक्चुअल में उसका इंजरी उतना मतलब प्रॉब्लमेटिक नहीं है, तो अच्छा है। अब कसाडो का गेम कैसा था भाई देखो, कसाडो बार्सिलोना छोड़ के जा रहा है। अब उस प्लेयर्स को आप मिडफील्ड में डाल रहे हो तो कोई फ्यूचर प्रूफ तो प्लान नहीं है बिल्कुल भी ऑब्वियसली, बिकॉज हमारे पास कोई मिडफील्डर नहीं है, इसलिए कसाडो को खिलाना पड़ा है। कि कसाडो का गेम कल अच्छा था, देखो मुझे पर्सनली अगर आप कहोगे तो भाई मैं तो कहूँगा कसाडो का गेम कल मुझे कुछ खास नहीं लगा, सच बात तो ये है भाई। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बात आपको दे दूँ, कसाडो डिफेंसिवली कल जितना पोर था, एक गोल तो हम खा गए, उसमें भी कसाडो का गलती था। कसाडो जल्दी जल्दी क्लोजिंग नहीं कर पाया जोन 14 में, जहाँ से हम गोल खा लिए स्पेनल का। लेकिन वो गोल खाने के छोड़ के अगर बाकी जगह पे बात करें तो कसाडो का पोजीशन कल बहुत भाई मुझे एबनॉर्मल लग रहा था। मतलब पेद्री उसके नीचे खेल रहा है कभी कभी, गाभी उसके नीचे खेल रहा है कभी कभी, कसाडो ऊपर जाके बैठा है। तो कुछ समझ में नहीं आया मेरे को कसाडो का पोजीशनिंग, क्यों डिफेंसिव मिडफील्ड खेल रहा है या फिर अटैकिंग मिडफील्ड में उसको खेलने के लिए बुलाया गया। एनीवे एंड गाभी की अगर बात करें तो गाभी एंड पेद्री एंड फर्मिन लोपेज, ये तीनों कल मिडफील्ड था हमारा सेटअप एंड ऑब्वियसली एरिक गार्सिया भी साथ में था। तो कहीं ना कहीं एरिक गार्सिया डिफेंसिव मिडफील्डर खेल रहा था, ये बात तो समझ में आ गया था। लेकिन पेद्री और गावी का पोजीशनिंग थोड़ा समझ में नहीं आया। गावी देखो लेफ्ट विंग में खेलना स्टार्ट किया था, पेद्री खेलना स्टार्ट किया था डिफेंसिव मिडफील्ड पे और फर्मिन लोपेज स्टार्ट किया था अटैकिंग मिडफील्ड पे नंबर 10 के रोल पे। लेकिन हम लोग ऐसा देख रहे थे कि गावी बीच में अटैकिंग मिडफील्ड में आ रहा था, कभी कभी नंबर 10 के रोल में, क्योंकि बाल्दे ऊपर चढ़ रहा था लेफ्ट विंग में, एंड कभी कभी ऐसा हो रहा था कि गावी नीचे आ रहा था लेफ्ट बैक के रोल में, एंड कभी कभी पेद्री की जगह कभी आ जाता था, पेद्री ऊपर शिफ्ट हो रहा था। तो ये सारी चीज़ कल देखने को मिला हम लोगों को। ऐसा हो रहा था कि बिल्डअप फेजेस में गावी ऊपर रह रहा था, लेकिन जब भी बिल्डअप एक बार हो जाता है, बॉल प्रोग्रेस हो जाता है अपना, तब पेद्री भी ऊपर चला जाता है बॉल के साथ साथ एंड गावी वो जगह पूर्ण करने के लिए नीचे आ जाता है। तो गावी के साथ ये फ्लेक्सिबिलिटी हम लोगों को कल देखने को मिला। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हमारे पास कोई नेचुरल लेफ्ट विंगर नहीं रहेंगे
एंड ऑब्वियसली एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट भाई ऐसा सेटअप होने वाला नहीं है। एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट हमारा जो सेटअप होने वाला है ऑब्वियसली भाई वो होने वाला है मार्कोस राशफोर्ड को लेफ्ट विंग में रख के, एंड आई थिंक फेरन टोरेस को ही स्ट्राइकर रखा जाएगा, बिकॉज आज लेवेंडोव्स्की 1 मिनट भी स्टार्ट नहीं किया। आई मीन पता नहीं भाई लेवेंडोव्स्की के भरोसा नहीं है हांसी फ्लिक का या फिर क्या है, लेकिन आज कहीं ना कहीं भाई फेरन टोरेस की जगह पे दानी ओल्मो को भाई फॉल्स 9 के रोल में खिलाया गया बाद में सब्स्टिट्यूट करके, तो ये सारी चीज़ देखने वाली बात रहेगी। एंड कल लास्ट के जो 2 गोल हमने मारा, मतलब 4 गोल तो हमने मारा, उनमें से 2 गोल तो भाई हमने 24 मिनट में मार दिया था, लेकिन उसके बाद हाफ टाइम के बाद से स्पेनल हमारे ऊपर चढ़ रहे थे भाई, अटैक पे अटैक करे जा रहे थे, एंड हम लोगों का अटैक रोकना था उस टाइम पे, लेकिन हम वही गलती कर दी अगेन। जोन 14 हमारा खाली पड़ा था एंड हम गोल खा गए। अब यहाँ पे मैं एक बात कर रहा हूँ कैसाडो के बारे में, मैंने क्यों कहा भाई, देखो लास्ट ऐसा आपने कब देखा कि बार्सिलोना जोन 14 से गोल खा रहा है? ऐसा कब हुआ कि बार्सिलोना जोन 14 में खाली रख दिया एंड वहाँ से बेंगार गोल पड़ रहा है बार्सिलोना के अगेंस्ट? ऐसा बहुत कम देखने को मिला। पिछले सीजन में ऐसा बहुत देखने को मिल रहा था हम लोगों को, लेकिन इस सीजन में खास करके बार्ना लाने के बाद, फ्रेंकी डियोंग एंड पेद्री के पेयरिंग और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के बाद, एंड खास करके कुबार्सी जेरार्ड मार्टिन को सेंटर बैक पेयरिंग में आने के बाद से ये चीज़ हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा था, बिकॉज वो लोग कमांड कर रहे थे अपने प्लेयर्स को कि उस पर चढ़ो, उस पर चढ़ो, इस पर चढ़ो। तो ये सारी चीज़ों के चलते शायद से कहीं ना कहीं हम लोगों ने जोन 14 से इस सीजन बहुत कम गोल खाए। आप 4 टोटा का भी देख लो तो भी शायद आपको गोल नहीं मिलेगा, ऐसा सीन है। लेकिन आज के मैच में भाई हम लोग जोन 14 से मैच मतलब गोल खा लिए, एंड उसमें अगेन भाई कासाडो का गलती है। ऑब्वियसली कासाडो का अकेला का गलती नहीं था, पूरे टीम की गलती थी भाई, जितने भी मिडफील्डर्स है सब कलेक्टिवली भाई नहीं आ पाए उस जगह पे, तो सबका गलती होता है भाई उसमें। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ कासाडो का आप गलती थे तो ऑब्वियसली, लेकिन बात वही है कि भाई कासाडो को गलती तो था भाई। अब इसीलिए शायद से कासाडो को खिलाया नहीं जाता, हो सकता है बिकॉज कासाडो भाई कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रप्टिव डिफेंसिव मिडफील्डर है, वो भाई आपका बिल्डअप नहीं देगा मिडफील्ड में। बिकॉज हमने कई ऐसा जगह पे भी देखा जहाँ पे मतलब बॉल पेद्री या गावी या फिर फेर्मिन लोपेज या फिर डानियल मो उस जगह पे होता, या फिर फ्रेंकी डियोंग भी उस जगह पे होता, तो फिर शायद से वो बॉल को क्लियर नहीं करते, बल्कि वो बॉल को खुद 2-4 बंदे को कटा के बॉल आगे ले जाता या फिर बैक पास करके किसी और दूसरे ऑप्शन की तरफ जाता। सबसे बेस्ट हमारे पास ऑप्शन है, अगर आप ट्रबल में है तो बैक पास करो जोआन गर्सिया को, जोआन गर्सिया उसको सर्कुलेट कर देगा, बिकॉज उसके पास अच्छा खासा भाई पासिंग रेंज है, उसका पासिंग एबिलिटी अच्छा है उसका। लेकिन कासाडो ने क्या किया, सिंपली गया बॉल, जब भी प्रेशर में आया बॉल क्लियर कर दिया। तो ये सारी चीज़ देखने को मिलता है, एंड शायद इसी वजह से कासाडो कहीं ना कहीं भाई आप कह सकते हो कि स्टार्टिंग पोजीशन में नहीं मिल रहा उसको, बिकॉज बर्नल भी उसी तरह का प्लेयर है, पेद्री के टाइप का प्लेयर है बर्नल भी, वो भी मतलब 4-5 बंदे को ड्रिबल करके निकल जाएगा भाई प्रेशर से। तो प्रेशर सिचुएशन में, प्रेशर्ड सिचुएशन में कहीं ना कहीं निकालने वाले काम जो है वो कासाडो ढंग से नहीं कर पाता है, एंड काइंड आप कह सकते हो कि हमारे टीम के हिसाब से नहीं कर पाता है, इसलिए शायद कासाडो नहीं खेल रहा है लेटली। एंड अगेन भाई कल के मैच में लमीन यमाल एंड पेद्री, इन दोनों को भाई 90 मिनट तक खिलाया गया। इसके पीछे भी बहुत सारे बातचीत वगैरह किया गया, तो हांसी फ्लिक से पूछा भी गया कि क्या आप यूसीएल को मद्देनजर नहीं रख रहे हो, क्या आप ये चीज़ 100% कन्फर्म हो चुके हो कि यूसीएल में हम लोग कमबैक नहीं कर पा रहे, जिसके चलते शायद से आप इन दोनों प्लेयर्स को 90 मिनट तक खिला दिया। दूसरी तरफ एटलेटिको मैड्रिड जो कि हमारे अगेंस्ट खेलने वाला है वेडनेसडे को 3 दिन बाद, वो ये चीज़ देख रहा है कि भाई स्टार्टिंग 11 में जितने भी प्लेयर थे उनके सिविला के अगेंस्ट, सारे प्लेयर्स को उन्होंने चेंज कर दिया। मतलब उन्होंने पूरा अपना स्टार्टिंग 11 ही चेंज कर दिया ला लीगा के मैच के लिए, बिकॉज उनके पास ला लीगा में जीतने के लिए कुछ है नहीं बचा। दूसरी तरफ बार्सिलोना के लिए अगर कहा जाए, बार्सिलोना का ये मैच जीत जाते तो फिर 9 पॉइंट्स क्लियर ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल होते हम, एंड ऑलरेडी हम लोग है अभी टॉप ऑफ द होते, क्या हम है अभी, बिकॉज हम जीत गए मैच। तो अब बात वही आ जाता है ना कि भाई हमारे पास ला लीगा ऑलरेडी हाथ में परस कर रख दिया गया, अब उसको हम छोड़ नहीं सकते। यूसीएल की अगर बात करें तो हमारे हाथ में परसा नहीं गया, वो बीच सिचुएशन में है, तो इस बीच सिचुएशन में वो है एंड यहाँ पे हम है, एंड इस साइड पे एटलेटिको मैड्रिड है, तो इसलिए उस चीज़ को कहीं के 50-50 चांसेस पे ही लिया जा रहा है। ये ऐसा मेरे को समझ में आ रहा है हांसी फ्लिक में। एंड हांसी फ्लिक का आंसर ये था कि पेद्री एंड फिर जो लमीन यमाल है इन दोनों को उठाना चाहते थे हम, लेकिन लमीन यमाल ने कहा कि भाई नहीं, मैं तो बैठने वाला नहीं हूँ, मैं 100% खेलूंगा पूरा, मैं फुल फिट हूँ। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है हांसी फ्लिक से, भाई ऐसा कौन सा प्लेयर है टॉप लेवल का जो चाहता नहीं है कि मैच नहीं खेलेगा? आई डोंट थिंक सो। ऐसा कोई प्लेयर है दुनिया में जो चाहता है कि मैं कोई मैच नहीं खेलूंगा, ऐसे ही पैसा कमाऊंगा, एक्सेप्ट सुट्टादारी सेजनी, वो बात अलग है भाई का अलग ही और फार्मिंग हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद हम लोग नहीं कर रहे, ठीक है। एंड पेद्री की अगर बात करें तो पेद्री को सब करने वाले थे, हांसी फ्लिक ने ऐसा कहा, लेकिन मैच का सिचुएशन इतना इंटेंस हो गया था लास्ट के मोमेंट पे, स्पेन इतना ज़्यादा अटैक कर रहे थे एंड हम लोगों ने लास्ट के 2 गोल मारने में इतना ज़्यादा लेट कर दिया
कि अल्टीमेटली हम लोगों को भाई मैच को क्लोज करने के लिए पेद्री को रखना पड़ा, बिकॉज पेद्री अगर रूट गया आपके मैच से तो फिर भाई बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी मिड प्लेयर्स को संभालना पड़ेगा। एंड उस टाइम पे ऐसा मिड प्लेयर्स था भी नहीं, बिकॉज आपके पास था कौन, फ्रेंकी डियोंग एंड कसाडो, एंड आई थिंक पेद्री को उठा लेते तो फिर उसकी जगह पे कोई और होता, आई मीन डानी ओल्मो शायद होता, एंड शायद लेवेंडोव्स्की को आप स्ट्राइकर में के रोल में लाते, तो ऐसा सीन होता। अब मुझे नहीं लगता भाई पेद्री का रोल जो है वो एक डानी ओल्मो जो कि आप कह सकते हो कि काइंड ऑफ अपना फॉर्म ढूंढ रहा है, एक कसाडो जो कि कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में अपना पोजीशन ढूंढ रहा है एंड शायद से बार्सिलोना एग्जिट भी करने वाला है लास्ट मतलब अगले समर ट्रांसफर विंडो में, एंड एक फ्रेंकी डियोंग जो कि जस्ट रिसेंट इंजरी से वापस आया एंड अपना पहला ही मैच खेल रहा है, पहला ही 10 मिनट खेला है। तो इन प्लेयर्स के ऊपर भाई भरोसा करना भाई थोड़ा तो भाई काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि इम्पॉसिबल है भाई। पेद्री जैसा इतना बड़ा प्लेयर्स का रोल इन सारे प्लेयर्स पे आप दोगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ऑब्वियसली बात है भाई, समझ में आता है, अंडरस्टैंडेबल है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और था जो कि मेरे ख्याल से ये है कि हम अगर 2 गोल जो लास्ट में मारे हम लोग, टोटल 4 गोल मारिए, जो कि 79 मिनट पे हुआ एक गोल एंड एक 86 मिनट पे हुआ, तो ये दोनों गोल अगर हम थोड़ा जल्दी मार देते तो शायद सो हम लोग मैच को सी ऑफ कर सकते थे। अब 79 मिनट पे जो होता है वो एक्चुअल में हमारा गोल नहीं है, स्पेनल का गोल होता है, एंड उसके बाद 86 मिनट हम लोग गोल मारते हैं एंड उसके बाद 88 मिनट में हम लोग और एक गोल मारते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो भाई, 86 मिनट में हम लोग जो गोल करा है उसमें कसाडो सरप्राइजिंगली एक बॉल जीतता है, जो कि बॉल जीतना शायद से पॉसिबल नहीं था उस जगह पे, बहुत इधर उधर करने के बाद बॉल जीतता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, कसाडो बॉल लूज भी किया था वो खुद से, तो इतना ज़्यादा आप क्रेडिट उसको दे नहीं सकते कि भाई आपने बॉल मतलब विन किया, आपने बॉल विन किया ठीक है, लेकिन उसके पीछे बॉल लूज करने का रीज़न भी तो आप ही खुद थे, तो ये भी समझना पड़ेगा ना। एंड उसके बाद वो बॉल वो पास करता है, थ्रू देता है लमीन यमाल के लिए। अब लमीन यमाल ऑन बॉन विद गोलकीपर आ जाता है एंड गोलकीपर कहीं ना कहीं स्वीपर कीपर के रोल में आगे आता है एंड गोलकीपर बॉल को क्लियर नहीं कर पाता। अल्टीमेटली गोलकीपर बॉल को क्लियर करने की जगह लमीन यमाल के मतलब शरीर में मार के भाई वो गोल की तरफ ही जा रहा था बॉल, मतलब गोलकीपर लमीन यमाल अगर बॉल को टच भी नहीं करता तो शायद से वो ओन गोल हो जाता, लेकिन वही लमीन यमाल फिर भी जाता है एंड गोल को अपने नाम पे करता है। एंड ऑब्वियसली पूरा क्रेडिट लमीन यमाल को एंड कसाडो को ही है, इसमें कोई और क्रेडिट ले ही नहीं सकता। उसके बाद 88 मिनट बाद आया अगेन भाई लमीन यमाल का एक बेहतरीन पास होता है थ्रू बॉल, जो कि फ्रेंकी डियोंग को पकड़ता है। फ्रेंकी डियोंग जस्ट आया है उसके 5 मिनट पहले आई थिंक समथिंग, फ्रेंकी डियोंग आते ही भाई ऐसा थ्रू बॉल में पकड़ लेता है एंड कहीं ना कहीं गोलकीपर को बीट करता है। गोलकीपर को बीट करने के बाद अब भाई उसका बारी है भाई बॉल को पास करने का, लेकिन गलती से उस टाइम पे पासिंग ऑप्शन नहीं था। पासिंग ऑप्शन जो एक था वो था भाई आपके पास दानी ओल्मो, जो कि ऑलरेडी एक डिफेंडर से घिरा हुआ है, आई मीन एक नहीं 2 डिफेंडर से, एंड उस टाइम रैशफोर्ड भी था उसके पीछे। अब फ्रेंकी डियोंग थोड़ा वेट करता है एंड कहीं ना कहीं रैशफोर्ड को थोड़ा वगैरह मतलब कुछ तो भाई इशारा वगैरह करता है वो भाई, मतलब कुछ क्लू देता है रैशफोर्ड को कि ये करो वो करो, एंड भाई फ्रेंकी डियोंग एक बढ़िया भाई एकदम पिन पॉइंट भाई आप कह सकते हो क्रॉस डालता है या फिर जो भी आप कह सकते हो एरियल बॉल, बहुत ही खूबसूरत था भाई। एंड कहीं ना कहीं फ्रेंकी डियोंग का झलक कल उसने दिखा दिया उस बॉल की तरह, एंड रैशफोर्ड का भी एक प्यारा सा फिनिश भाई, फुल क्रेडिट तो भाई फ्रेंकी डियोंग टू रैशफोर्ड, दोनों ने भाई एकदम बेहतरीन भाई, एक तो बेहतरीन असिस्ट किया और एक तो भाई बेहतरीन शॉट किया गोल में, एंड मतलब गोलकीपर को सेव करने का तो भाई कोई मौका ही नहीं था इसमें, एंड बेहतरीन गोल हम लोगों को देखने को मिला। ऑब्वियसली इसके बगैर भाई लमीन यमाल का गेम तो बहुत बढ़िया था ही था, टॉप एरिक गार्सिया का गेम कल बहुत बढ़िया था, इवन कल अराओ का गेम भाई मुझे कल बहुत बढ़िया लगा। लेकिन बात तो ये कि भाई जब भी अराओ के साइड से अटैक पड़ रहा था अराओ कहीं ना कहीं भाई ओपन तो हो रहा था, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत देने वाली बात है हमारे लिए। हालांकि भाई नेक्स्ट जो मैच है एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट उसमें भाई अराओ को हम लोग शायद से सेंटर बैक में ही देखेंगे एंड राइट बैक में हम लोग आई थिंक एरिक गार्सिया को देखेंगे या फिर सॉरी कुंदे को देखेंगे, या फिर आई थिंक एरिक गार्सिया को भी सेंटर बैक में डाल सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं भाई अराओ से ज़्यादा मतलब मुझे भाई हंसी फ्लिक को सबको भाई एरिक गार्सिया पे ज़्यादा बिलीव होता है। तो बेसिकली देखते हैं भाई नेक्स्ट लाइनअप क्या होने वाला है नहीं होने वाला है, लेकिन मिडफील्ड में एक चीज़ तो भाई अभी भी डाउटफुल है, जो कि ऑलरेडी हंसी फ्लिक ने बता दिया कि भाई मिडफील्ड में भाई फ्रेंकी डियोंग तो 90 मिनट खेलने के लिए भाई प्रिपेयर नहीं है, हाईएस्ट आप 45 मिनट खेल सकते हैं। दूसरी तरफ बार्नल जो है वो की इंजरी से रिटर्न करने वाला है उसी दिन भाई, तो बार्नल भी 30 मिनट से ज़्यादा नहीं खेल पाएगा, यानी कि 60 या 70 मिनट के बाद ही बार्नल को हम ले पाएंगे, तो फिर वो 45 मिनट से 60 मिनट तक
कौन खेलेगा उस टाइम पे, ये बहुत बड़ी दिक्कत देने वाली बात है बिकॉज हमारे पास कोई प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। क्या दानी ओल्मो, फर्मिन लोपेज और पेद्री का मिडफील्ड हम लोग जाएंगे, या फिर एरिक गार्सिया को सेंटर बैक से उठा के हम लोग वहाँ पे रोनाल्डो अराउjo को सेंटर बैक में डाल दें एंड एरिक गार्सिया को हम लोग डिफेंसिव मिडफील्ड पे अगेन खिलाएंगे पेद्री के साथ एंड अप टॉप हमारे पास फर्मिन लोपेज रहेगा। एंड 9 पोजीशन पे, नंबर 9 पोजीशन पे यानी कि स्ट्राइकर पोजीशन पे हमारे लिए कौन खेलने वाला है, फेरान टोरेस या फिर लेवांडोस्की या फिर दानी ओल्मो खेलेगा एज ए फर्स्ट 9, ये देखने वाली बात है बिकॉज भाई फेरान टोरेस का भाई पासिंग तो अभी भी भाई गलती है, मतलब होल्ड अप प्ले तो फेरान टोरेस से होने वाला नहीं है जो कि एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा चाहिए हम लोगों को। तो अगर उसके मतलब कोई ऑप्शन अगर है उसके अलावा तो हमारे पास इकलौता ऑप्शन है जो मेरे ख्याल से वो लगता है दानी ओल्मो का फर्स्ट 9 रोल। एंड ऑब्वियसली लेफ्ट विंग राइट विंग तो भाई हमारे लिए फिक्स्ड है, लामिन यामाल एंड राशफोर्ड। तो इसी चीज़ पे भाई मुझे कंप्लेन है भाई हंस फ्लिक का कहना है कि आप लामिन यामाल को उठा सकते थे, रूनी बगदाजी को तो तैयार कर सकते थे भाई आप नेक्स्ट मैच के लिए बिकॉज कहीं ना कहीं रूनी बगदाजी के अंदर भी वो सारे प्लेयर्स हैं। एंड मुझे पता नहीं भाई ये चीज़ एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करता बिकॉज हंस फ्लिक ने इसके पहले करा भी था भाई, लामिन यामाल एंड रूनी बगदाजी को साथ में खिला के दिखाया था, लामिन यामाल को नंबर 10 पोजीशन पे एंड रूनी बगदाजी को भाई मतलब राइट विंग में। तो मतलब वर्क तो क्या था भाई, मतलब मुझे पता नहीं भाई मतलब ऐसा हंस फ्लिक क्यों करता है, मतलब कर सकता है भाई कुछ ट्विक वगैरह, लेकिन रूनी बगदादी को आप खिला ही नहीं रहे हो, मैच शामिल तो है ही नहीं उसमें। तो देखने वाली बात रहेगी भाई एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट हम लोग कैसे खेलने वाले हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैचेस होने वाला है भाई। एंड स्पेनल के अगेंस्ट हम लोग जिस तरह से खेले भाई, स्पेनल भी जिस तरह से हम लोगों को भाई मतलब प्रेशर में रख रहे थे, देख के ऐसा लग नहीं रहा कि भाई हम लोग कम बैक करेंगे, बट अल्टीमेटली भाई होप नहीं हारते, होप करते हैं कि भाई हम लोग जीतेंगे मैच एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एटलेटिको मैड्रिड के प्रीव्यू वीडियो में, आप लोगों से सबसे मिलता है।